अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे F1 के हवाले से। जैसे कि मैंने आप लोगों से ग्रुप में वादा किया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने 30 डेज में F1 की प्रिपरेशन करनी है। मैं खुद F1 में सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट ले चुका हूँ और मैंने खुद F1 जो है ना वो 30 डेज में दिया था। इस वजह से मुझे अंदाज़ा है कि F1 कैसे पास करना है 30 डेज में, और मतलब कि किस तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं F1 की। तो उस हवाले से हम बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं आप लोगों को समझाने के लिए, बट वो जरूरी नहीं है आप लोगों को फॉलो करने के लिए, बट अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो इट विल हेल्प यू। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशंस की हैं। जैसे कि आप लोग के पास 30 डेज हैं। अब 30 डेज में आप लोग कैलकुलेट करें कि आप लोग के पास एक दिन में कितने हार्स आते हैं। तो आप लोग के पास एक दिन में आते हैं लगभग कोई 24 हार्स। अगर इसको जो है ना हम 30 डेज में कैलकुलेट करते हैं कि 30 डेज में टोटल हमारे पास कितने हार्स बनते हैं, तो ये 720 बनते हैं, ठीक है ना। अब 720 आप लोग के पास टोटल हार्स बनते हैं 30 डेज में, ठीक है ना। इनमें आप लोगों ने क्या करना है, इनमें आप लोगों ने F1 को प्रिपेयर करना है। बट हम ये देखेंगे कि 24 हार्स तो सारा दिन हम नहीं पढ़ सकते, और काम भी करने होते हैं, ठीक है, खाना भी खाना होता है, बाकी एक्टिविटीज भी होती हैं जो आप लोगों को करनी होती हैं, जरूरी होती हैं। तो इससे रिलेटेड मैंने जो है ना यहाँ पे सोचा कि मैं जो है ना आप लोगों को एक प्लान दूंगा, ठीक है ना, कि उस प्लान को आप लोगों ने फॉलो करके क्या करना है, आप लोगों ने F1 की प्रिपरेशन करनी है। तो चलो चलते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं। अब देखें, F1 में सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि F1 की आप लोग के पास जो है ना टोटल कोर्स कितना है। ठीक, कोर्स के हवाले से बात करते हैं। तो कोर्स आप लोग के पास जो F1 का है वो आप लोग के पास लगभग कोई BVP किट के मुताबिक 12 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोग के पास अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, ऑडिटिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, लीडरशिप मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, मोटिवेशन, रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन, लर्निंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल, परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन। और आप लोग के पास इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा पोर्शन आ जाता है जिसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स आ जाते हैं, ठीक है ना। अब इनके रिलेटेड हम बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखें, पहले तो आप लोग ये समझे कि आप लोग की जो F1 की डिस्ट्रीब्यूशन है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कैसी होती है, ठीक है। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कहां से कितने मार्क्स आने और कहां पे हमने कितना टाइम लगाना है, ठीक है ना। अब आप लोगों को मैं अगर एक बताऊं कि सबसे ज्यादा मार्क्स कहां से आते हैं, तो सबसे ज्यादा मार्क्स जो आप लोग के आते हैं ना, वो आते हैं आप लोग के लीडरशिप चैप्टर से, आप लोग के मोटिवेशन के चैप्टर से, आप लोग के मतलब के ऑडिटिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, मतलब फ्रॉड प्रिवेंशन, और मतलब कि इनसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी है, यहाँ से बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे। अब मैं मार्क्स बताता हूँ कितने कितने मार्क्स कहाँ से आएंगे, मतलब कि ये एक एग्जम्पशन है मेरी, ठीक है ना, कोई ऐसी चीज की ऑफिशियल चीज मैं आप लोगों को नहीं बता रहा, ये मेरी एक एग्जम्पशन है। मैंने जितने लोगों से बात की है, जितना मैं खुद पेपर दे चुका हूँ, जितना मैंने उस चीज से अखज किया, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि 10 से 15 मार्क्स के दरमियान आप लोगों के माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स से पेपर आता है, ठीक है ना। अब वो बहुत बड़ा पोर्शन है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप लोगों ने सारा टाइम वहां पे लगाना शुरू नहीं कर देना, ठीक है ना, क्योंकि वहां से 10 मार्क्स आने हैं आप लोगों के, ठीक है। तो आप उतना टाइम वहां पे लगाएं जितने आपके मार्क्स आने हैं, सही है ना। जितने आपके मार्क्स आने उतना टाइम वहां पे लगाए, ठीक है। के रखें कि बाकी 90 मार्क्स का पेपर या 85 मार्क्स का पेपर कहीं और से आना है। तो ऐसे ना नहीं हो कि आप लोग मतलब माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ना अपना मेजर टाइम वेस्ट करके फिर जो है ना आप लोग बाकी पोर्शन की तरफ आओ और आप लोगों को मतलब पेपर में फिर बहुत डिफिकल्टीज हो कि यार ये तो मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ आया ही नहीं है। तो मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि वहां से आप लोगों के सिर्फ कितने मार्क्स आने, आप लोगों के वहां से सिर्फ और सिर्फ 15 मार्क्स आने या 10 मार्क्स आने, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एंड कल्चर है, इससे कितने मार्क्स आने, पहला जो चैप्टर है आप लोगों के पास इससे, और आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस है, इन 3 चैप्टर से ना आप लोगों के मैक्सिमम आप लोगों के 5 से लेके 10 तक मार्क्स आने, ठीक है ना, 5 से लेके 10 तक मार्क्स आने, ठीक है। तो ये मतलब कि ये है कि इसकी जो वर्थ है वो आप लोग के पास माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना उसकी इक्वल है। तो आप लोग इसको माइंड में रखें कि आप यहां से भी इतने मार्क्स आने, ठीक है ना। बाकी जो आप लोग का पोर्शन है जिसमें इथिक्स आ जाता है, जगह इथिक्स से काफी मार्क्स आते हैं, ये लोग मिस कर देते हैं। इथिक्स जो है ना वो 10 to 15 मार्क्स कैरी करते हैं, इस पे एमटीक्यूज भी बन के आ सकता है। अगर एमटीक्यूज बन के आ गया तो आप लोग खुद सोचें कि जो है ना हमारे पास 15 मार्क्स है तो एक एमटीक्यू होता है,
तो ये आप लोग जो है ना तो ये आप लोग जो है ना इस चीज को जहन में रखें कि इथिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर अकाउंटिंग आ जाता है, इस अकाउंटिंग फंक्शन और ये चीजें इसमें जो है ना आप लोग के 5 मार्क्स तक आ जाते हैं। फिर मोटिवेशन, लीडरशिप और रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इसमें फिर आप लोग के ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो बाकी जितनी भी मार्क्स है वो इनमें आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आप लोग के पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह आप लोग के मार्क्स आने हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करता चलूं कि मैं आप लोगों को अब टाइम मैनेजमेंट और टिप्स बताऊं कि आप लोगों ने कैसे इस चीज को लेके चलना है और कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। तो देखें यहाँ पे आप लोगों को एक चीज याद करने की बहुत जरूरत है, मतलब कि उस चीज को आप जहन में बिठा लें कि F1 का जो एग्जाम होता है ना। अब मैं एग्जाम की तरफ आता हूँ कि एग्जाम बनता कैसे। ये तो मैंने आप लोगों को ये बताया कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अब मैं ये आप लोगों को बताता हूँ कि एग्जाम आप लोगों का बनेगा कैसे। तो एग्जाम के हवाले से बात करते हैं। देखें जो आप लोग के F1 है ना, F1 ये बिल्कुल मतलब कि मैं 100% श्योरिटी के साथ ये कहता हूं कि आप लोग के यहाँ पे आप लोगों ने कंसेप्ट लेने। मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों ने बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं लेने, आप लोगों ने बिल्कुल कंसेप्ट लेने और कंसेप्ट के बाद आप लोगों ने बुक रीडिंग करनी है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा बुक रीडिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊं कि फ्रॉड किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप लोग, मैं मनी लॉन्ड्रिंग का बता दूं किसे कहते हैं, बट जब तक आपको ये पता नहीं हो कि मेरे बुक में मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरह डिफाइन किए गए है, फजूल है, बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों से वो वही चीज पूछेगा जो बुक में F1 के रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो बुक में से एक लाइन उठा के मनी लॉन्ड्रिंग में से आपको पेपर में दे देंगे और आपसे कहेंगे कि इस ये ठीक है या गलत है। मतलब आपको ये वो करेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है ना, अब आप ऑप्शन में एक स्टेटमेंट दिया गया होगा, वो स्टेटमेंट जो है ना आपकी बुक से उठा के वहां पे पेस्ट कर दिया गया होगा और आपसे ये पूछेंगे कि आप हमें ये बताएं कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है क्या ये मतलब कि इनमें से कौन सा ट्रू है, ठीक है। 4 स्टेटमेंट्स होंगे, इनमें से कौन सा ट्रू है। अब जब तक आप देखें, अब जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे ना, आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बाकी स्टेट देखें, एसीसीए के एग्जाम में ना कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप लोगों को जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं ना वो सारे सही होते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली सारे सही होते हैं, बट आप लोगों ने मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, जो आपकी बुक में होगा, सिंपल, जो आपकी बुक में होगा। अब जब आप लोग जो है ना ऑडिट पढ़ेंगे हायर लेवल पे, तो आप लोग को ये चीज समझ आएगी कि आप लोगों ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल उस दिन मुझसे किसी ने ग्रुप में से क्वेश्चन किया था फ्रॉड के रिलेटेड, ठीक है ना। तो देखें जब भी आप कोई फ्रॉड मटेरियल हो या इमटेरियल हो, जब तक आप जो है ना फ्रॉड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फ्रॉड जो है ना आप फौरन जो है ना कोई या एक्सटर्नल या फिर आप जो है ना, जब आप फ्रॉड आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो या एक्सटर्नल या फिर आपके दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस जो होते हैं उनको, चार्ज विद गवर्नेंस आप डायरेक्टर्स को भी कह सकते हैं, आप ऑडिट कमेटी को भी कह सकते हैं। आपने उनको क्या करना है, आपने उनको ये चीज जो है ना बतानी है, आपने उनको ये चीज बतानी है आपने। और जो बुक में लिखा था वो कुछ और लिखा था, ठीक है ना, मतलब कि थोड़ा सा वो डिफरेंट था। तो मैंने मतलब कॉन्सेप्ट तो ये है कि आप लोगों ने इन दो को बताना होता है, ठीक है ना, बाकी आप किसी और को नहीं बताएंगे। लेकिन वहां पे ना थोड़ी सी डिफरेंट, तो मैं इस चीज को मैं उस टाइम भी मतलब कि जान लिया था कि जो F1 का पेपर बनता है वो बुक में से ही बनता है और बुक में से कॉपी पेस्ट चीजें काफी ज्यादा आती हैं, ठीक है ना। तो ये तो होगा ये, ठीक है ना। अब हम चैप्टर वाइज भी एक एक चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि एक एक चैप्टर की आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है। ये मैंने आप लोगों को ये बताया कि आप लोगों की बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेक्चर्स लेने के बाद देखें आप लोग के पास, अब मैंने आपको बताया कि आपके पास 720 हावर्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें से आप लोग अगर दिन में 10 घंटे भी दे देते हैं ना, देखें 10 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि 10 घंटे देना इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप लोग के एक सब्जेक्ट ही प्रिपेयर करना है, ठीक है। अगर आप लोग 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तब आप 8 या 7 घंटे भी दे सकते हैं, 6 घंटे भी दे सकते हैं, तब भी आपका पेपर पास हो जाएगा। लेकिन मैं गुड मार्क्स के लिए बोल रहा हूँ, मैं सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो है ना इस चीज को समझ लें, आप लोग ये चीज जो है ना अपने माइंड में ज़हन नशीन कर ले, आप लोग ये चीज अपने माइंड में रख लें कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट्स लेना है। अब उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अब उसके लिए आप लोगों ने ये करना है कि जब आप लोग जो है ना 720 हार्स में से आप लोग 10 घंटे भी देंगे तो आपके 3 महीनों के बनते हैं 300 हार्स, 300 हार्स। और आप लोग का मैक्सिमम जो कोर्स होता है वो 60 हार्स से लेके 80 टू 90 हार्स तक होता है। आप 90 हार्स कर लो या 80 हार्स कर लो तो आपके बचते हैं 220 हार्स। अगर 80 हार्स कर लें तो 220 हार्स आप लोग के क्या होते हैं, बचते हैं। और मतलब कि आप लोगों ने लेक्चर भी आप लोग कंप्लीट हो चुके होंगे और आप लोग के पास 220 हार्स भी बचे होंगे। तो 220 हार्स में आप लोग की मैक्सिमम प्रिपरेशन हो सकती है फॉर F1, बहुत जबरदस्त प्रिपरेशन आप लोग की हो सकती है और आप लोग जो है ना बहुत हाईली मार्क्स अचीव कर सकते हैं अगर आप लोग इसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करें इन 220 हार्स को।
तो मैं आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे जो है ना आप लोग जबरदस्त मार्क्स ले सकते हैं इसमें F1। अच्छा, आप लोगों ने अब क्या करना है, इन 220 हार्स को कैसे यूटिलाइज करना है ये आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना, और कैसे इसमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कैप्लान से पढ़ें, क्योंकि कैप्लान की टेक्स्ट जो है ना वो बीबीपी के टेक्स्ट से काफी इजी है और आप लोग को समझ आ सकती है आसानी से। होना तो यही चाहिए कि आप लोग दोनों को पढ़ें, बट मैं हाईली प्रेफर करूंगा कि एटलीस्ट 4 टाइम आप लोग कैप्लान को रीड करें। 4 टाइम आप लोग कैप्लान को रीड करें। किसी चीज की भी समझ नहीं आई थी, आप लोग जो है ना ACCA विद ASF एम स्कूल ऑफ फाइनेंस, आप लोग मेरे ग्रुप में से आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बट मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग कैप्लान की कितनी बार रीड करें, एटलीस्ट 4 टाइम रीड करें और इफेक्टिवली रीड करें, ठीक है ना। तो आप लोग पास 220 हावर्स होंगे लेक्चर्स के अलावा, तो उसमें आप लोग 4 टाइम रीड करना कैप्लान को कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों ने पेपर से 10 दिन पहले मॉक्स अटेम्प्ट करना शुरू कर देने, आप लोगों ने कैप्लान को रीड करते हुए उसके साथ आप लोगों ने किट करनी स्टार्ट कर देनी है, दोनों किट करनी है आप लोगों ने, ठीक है ना, और 2 टाइम्स करनी है, तो वो अपने करनी स्टार्ट कर देनी है। और उसके साथ साथ मैं हाईली रिकमेंड करता हूं, जिनसे मैं खुद भी पढ़ चुका हूं, सर ओवैस मिर्चा वाला, उनके आप लोग क्या करें, उनके आप लोग नोट्स जो है ना, नोट्स उनके अपने नोट्स बने हुए हैं, ठीक है ना। लेक्चर्स आप जिससे भी लेते हैं, मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूं कि उनके जो नोट्स है ना वो हाईली इफेक्टिव है, मतलब कि उनमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं और काफी मतलब के जबरदस्त पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो मैं आप लोगों के लिए हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप लोग उनके पॉइंट्स को रीड करें लास्ट 10 डेज में, क्योंकि आप लोग की बुक्स रीड हो चुकी होंगी, तो लास्ट 10 डेज में उनके नोट्स रीड करें, मॉक्स करें। और एक चीज, जहां पे आप लोग के मॉक्स में मिस्टेक हो ना, तो उस चैप्टर में जाएं, उस चैप्टर को दोबारा से रीड करें और ये समझने की कोशिश करें कि कहां पे हम वीक है और कहां पे हमसे मिस्टेक्स हो रही हैं। तो उस जगह को आप लोगों ने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब मैं आता हूं चैप्टर वाइज के, आप लोगों ने चैप्टर वाइज कैसे स्टडी करनी है, ठीक है, और कैसे हर चैप्टर को देखें। F1 जो है ना उसको पढ़ना एक आर्ट है, और जो है ना मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि F1 को हर चैप्टर को आप लोगों ने डिफरेंटली पढ़ना होता है, ठीक है ना। अब देखें, जैसे आप लोग के पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड कल्चर है, इसको अगर आप लेक्चर्स ले लेते हैं और सिंपल पढ़ लेते हैं, आप लोग कंसेप्ट ले लेते हैं, तो इसको आप लोगों को मतलब के ज्यादा रट्टे मारने की कोई जरूरत नहीं है या क्रैमिंग करने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको आप सिंपल भी पढ़ लेते हैं तो आप लोग का मतलब ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी अगर आप लोग कंसेप्ट ले लेते हैं तो मतलब इतना कोई इशू इसका नहीं है, ठीक है ना। इन्वायरमेंटल एनालिसिस, इसमें कुछ चीजें, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप लोग मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं टॉपिक्स भी आप लोग को बता दूंगा, जहां से क्वेश्चन उठा के आप लोग को वो दे सकते हैं कॉपी पेस्ट। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको कंसेप्ट लेने के बाद इसको थोड़ा सा, जी बिल्कुल। तो उसके बाद जो है ना चैप्टर 4 पे आते हैं, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है, मैं कहता हूं ना इथिक्स हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है ना। इसमें आप कॉन्सेप्ट को देखें कि कौन सी चीज जो है ना वो इलीगल है, वो इथिक्स के दायरे से बाहर है, कौन सी चीज जो है ना वो इथिक्स में आती है। और यहाँ पे इंटीग्रिटी, जो आपके पास सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट वगैरह, जो थ्रेट्स वगैरह चीजें, उनको आप लोगों ने क्या करना है, उनको आप लोगों ने बड़े ही जबरदस्त तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, ठीक है ना। आगे आप लोगों ने, आप लोग का जो 5वां चैप्टर है, अकाउंटिंग फंक्शन एंड फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, अब इसको आप लोगों ने कैसे करना है, देखें। ये जो है ना आप लोग के पास, इसको भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों ने क्या करनी है, जिनको आप लोगों ने उस पर आप क्रैमिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। लीडरशिप, ऑडिटिंग एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, इसको बिल्कुल मैं आप लोग कहूंगा, इसको जो भी टॉपिक है उसको आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद उस पे मतलब कि आप लोग अपना उबूर हासिल करें, मतलब कि आप लोग ये देखें कंसेप्चुअली कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपने उसको टेस्ट करने के लिए एक बार पूरा टॉपिक आप खुद अपने हाथों से लिख लें, बिल्कुल आप लिख लें, एक एक पॉइंट लिख लें, पॉइंट बना के। ये चैप्टर इस तरह करें, क्योंकि इस चैप्टर में से काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। बाकी लीडरशिप मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, लीडरशिप मैनेजमेंट एंड टीम वर्क, इसको आप लोगों ने बिल्कुल क्रैमिंग करनी है। और मैं सामने खुले अंदाज में कह दूंगा, आप लोगों ने क्रैमिंग करनी है, समझ के क्रैमिंग करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि लीडरशिप की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो आप सब लोगों से पूछ सकते हैं। और इसमें जो है ना आप लोग के पास साइंटिस्ट आ जाते हैं, कुछ जो है ना थिंक टैंक्स आ जाती हैं, तो वो आप लोगों से पूछते हैं कि उस बंदे ने क्या कहा था लीडर्स के बारे में, उस बंदे की क्या जो है ना उसकी थिंक टैंक्स थी। तो वो ये आप लोगों ने जरूर याद करने हैं और ये आप लोगों ने बिल्कुल मतलब अपने माइंड में बिठा लेने। बाकी मोटिवेशन के चैप्टर में भी आप लोग के पास साइकोलॉजिस्ट और ये चीजें आ जाती हैं, तो इसको भी आप लोगों ने माइंड में बिठा लेना है। और यहाँ से काफी ज्यादा मतलब कि ये दो चैप्टर मिला के ना
इससे कोई 15-20 मार्क्स भी तक भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन जो है ना, ये भी आप लोगों ने इसी तरह करना है जैसे आप लोगों ने मोटिवेशन करना है। लर्निंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसमें भी आप लोग के पास काफी साइंटिस्ट आ जाएंगे, लर्निंग के डिफरेंट स्टाइल्स होंगे, डिफरेंट तरीके होंगे, तो इसको भी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस पे क्रैमिंग करनी है, ठीक है ना। लर्निंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद आप लोग के पास अप्रेजल है, तो ये भी सिंपल आप पढ़ के इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे। पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन, इसको भी अच्छी तरह से पढ़ के आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऑन एन एवरेज आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग 6 घंटे भी पढ़ लेते हो ना लेक्चर्स लेने के बाद, 6 घंटे दिन में, तो आप लोग के अगर 6 घंटे आप लोग पढ़ लेते हो ना, तो ये आप लोग के बनते हैं 180 हार्स। अगर 180 हार्स भी आप लोग मतलब पढ़ लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, मैं कहता हूं ये मोर देन इनफ है, ठीक है ना। तो मतलब आप इस चीज को माइंड में रखें कि आप लोग कुछ जो है ना, कुछ ऐसे एमसीक्यूज पीडीएफ भी हैं जो मैं अपने ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। आप लोग वहां से अगर आप लोग एमसीक्यूज करेंगे तो पेपर के जो एमसीक्यूज होते हैं और उसके जो एमसीक्यूज होते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल भी सेम होते हैं, और मतलब कि वो दोनों एमसीक्यूज जो है ना वो ऐसे एमसीक्यूज हैं कि मतलब आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि मैं कोई नए टाइप के क्वेश्चन कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो वो एमसीक्यूज भी मैं शेयर कर दूंगा, तो आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई चीज मैं मिस कर चुका हूं और आप लोगों को मतलब उस चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलते हैं।